बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये इसका पार्ट 1 है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एक लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैं 2 हिस्सों में लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो तमाम के तमाम जानदार एनिमल्स और प्लांट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले कभी किसी ज़माने में लिविंग रहे हों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें एनिमल और प्लांट्स आते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचुरल सोर्स है। कुदरती तौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में सिंथेसाइज होते हैं, ख़ास तौर पे एनिमल्स और प्लांट्स में। एनिमल्स जो हैं वो 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज या प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी में, जिनमें आते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। अब प्रोटीन्स कौन कौन से हैं जो एनिमल्स प्रिपेयर करते हैं? तो तमाम के तमाम किस्म के गोश्त, चाहे वो मटन है, चिकन है, बीफ है, ये आपके पास एनिमल प्रोटीन्स हैं। और एनिमल फैट्स में क्या आता है? आपके पास बटर आता है, चीज़ आती है, आपके पास घी आता है, ये एनिमल फैट्स कहलाते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो तमाम मेजर जो टाइप्स ऑफ या मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो प्रिपेयर करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उसमें जो बेसिक यूनिट उनमें जो फूड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है वो ग्लूकोज होती है, और फिर उसकी पॉलीमराइजेशन होती है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में, स्टार्च में, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स हमारे पास प्लांट जो हैं वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं उनमें बीन्स और पल्सेस आती हैं, दालें, और जो बीन्स हैं जैसे सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये जो हैं ये प्लांट प्रोटीन्स कहलाते हैं। एनिमल से जो हमें प्लांट से जो हमें फैट्स मिलते हैं वो ऑयल्स की फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स हैं, और विटामिन्स का भी सोर्स हैं प्लांट्स। अब जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कभी किसी ज़माने में लिविंग थे, मतलब ऐसे जानदार जो पहले कभी जिंदा रहे थे, आज जिंदा नहीं हैं, उनकी बाकियात जो है या उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनकी जब डीकम्पोजिशन हुई है तो उस प्रोसेस से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं और ज़मीन के नीचे दफन हो चुके हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। तो जो फॉसिल्स हैं ये हमारे पास रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और इन फॉसिल्स में हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए और दोबारा फिर हम उन्हें इस्तेमाल में न ला सकें, वो शामिल हैं। इनमें कोल आता है, इनमें पेट्रोलियम आता है, इनमें नेचुरल गैस आती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी बनाते हैं। फ्रेडरिक वुलर ने, जब हमने रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि फ्रेडरिक वुलर ने लेबॉर्ट्री में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया था। तो उसके बाद एक इन्वेंशन की पूरी सीरीज शुरू हो गई थी, और लेबॉर्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोटे पैमाने पर बनाते हैं और फिर उन्हें इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पर बना के लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, वो है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कोल जिसे उर्दू में हम कोयला कहते हैं, ये एक ब्लैक कलर का सॉलिड है जो सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलता है, और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी कोयला जो है ज़मीन से हम एक काले रंग का सॉलिड निकालते हैं, और वो जो सॉलिड है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, यानी कम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब पहला तो सवाल यह है कि ये कोल बना कैसे, कोयला बना कैसे, फॉर्मेशन ऑफ द कोल कैसे हुई, या ओरिजिन ऑफ द कोल क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो जो ज़मीन के ऊपर वेजिटेशन थी, वेजिटेशन के से मुराद है जो ज़मीन के ऊपर पौधे थे, जो दरख्त थे, वो जब ज़मीन के नीचे दफन हो गए, ठीक है, ज़मीन के नीचे दफन हो गए, तो एक बहुत स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। बायोकेमिकल मीन एक केमिकल प्रोसेस हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, बहुत स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ एयर की एब्सेंस में, हवा की गैर मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, और उस स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में जो लकड़ी थी, जो वुड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता
कन्वर्ट होगी कोल के अंदर। अब हमारे पास ये जो प्रोसेस है जिसमें वुड स्लोली कन्वर्ट होती है कोल में, इसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। और इस कार्बनाइजेशन के एक्सटेंट की बेस के ऊपर हमारे पास चार तरह का, हम कोल को चार कैटेगरीज में या चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और ये टाइप्स एक दूसरे से कार्बन कंटेंट यानी कार्बन की मिकदार, वाटर कंटेंट और वोलेटाइल मटेरियल, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर वो, और जो वोलेटाइल इनमें जो वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले मैटर हैं उनकी जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस की बेस के ऊपर ये बनते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि जब जो लकड़ी है वो जब कोयले में तब्दील हुई है तो वो 4 स्टेजेस से पास हुई है। हर स्टेज में जो कार्बन है उसकी मिकदार या उसकी परसेंटेज, मॉइस्चर की परसेंटेज और जो वोलेटाइल मैटर है उसकी परसेंटेज डिफरेंट है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें वुड कन्वर्ट हुई है कोल में, तो सबसे पहले वुड है, इसमें 40% कार्बन होता है, ये कन्वर्ट हुई है फॉर्म में पीट में, पीट कन्वर्ट हुआ है लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट हुआ है ब्यूटिमिनस कोल में, और ब्यूटिमिनस कोल कन्वर्ट हुआ है एंथ्रासाइट में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वुड होती है उसमें 40% कार्बन होता है। तो अब जो हमारे पास पिट है इसमें 60% कार्बन होता है, और ये सबसे घटिया क्वालिटी का या सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला है जिसे हम किल के जो आपके भट्ठे होते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट में 70% तक कार्बन कंटेंट होता है। ये सॉफ्ट कोल होता है, नरम कोयला होता है, और इसे हम थर्मल पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटिमिनस कोल, इसमें 80% तक कार्बन होता है। ये हार्ड होता है और ये कॉमन वैरायटी ऑफ कोल है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जब आप बारबेक्यू पार्टी करते हैं तो उसके लिए जो कोयला आप बाजार से लेके आ रहे होते हैं वो ब्यूटिमिनस कोल होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है एंथ्रासाइट, जो एंथ्रासाइट है इसमें 90% कोल होता है। ये कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी है और इसको इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को तबाह करते हैं ना, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। जब हम कोल को हाई टेम्परेचर के ऊपर हवा की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं तो ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कोयले को हाई टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन 500 से 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हवा की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसमें हमारे पास 4 मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिनमें सबसे पहले है कोल गैस, नंबर 2 पे है अमोनिकल लिक्विड, नंबर 3 पे है कोल टार और नंबर 4 पे है कोक। अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे, इनकी कंपोजिशन क्या है और ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोल गैस। कोल गैस स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन मीथेन मिक्सचर होती है और हम इसे इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड हमारे पास अमोनिया गैस का मिक्सचर होता है। जो हमारे पास कोल है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। इसीलिए जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है इसको जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट होती है। तो ये अमोनिया गैस का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर और इससे हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोल टार। कोल टार ब्लैक कलर का लिक्विड है जो 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है और उनमें से मोस्टली वो हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग आता है। यानी जो कोल टार है इसमें 200 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में आते हैं और फिर उन्हें हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। कोल टार जो है इसको जब आप इसमें से जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सारे कंपोनेंट्स अलग कर लेते हैं तो वहां पर एक रेजिड्यू बच जाता है, एक एक ब्लैक कलर का मादा बच जाता है जिसे हम पिच कहते हैं। और ये पिच जो है सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स यानी घरों और सड़कों की जो सरफेसिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जिसे हम आम लफ्जों में तारकोल कहते हैं। गर्म करके रोडों पे या छतों पे डाली जाती है लीकेज वगैरह को स्टॉप करने के लिए, तो वो इसका रेजिड्यू होता है। नेक्स्ट आपके पास है कोक। जब हम
कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम वोलेटाइल कंपोनेंट्स से मुराद ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखते हैं। जब सारे के सारे वोलेटाइल कंपोनेंट निकल जाते हैं तो वहां पर एक सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है। उस सॉलिड रेजिड्यू को हम कोक कहते हैं और इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, खास तौर पर मेटल की एक्सट्रैक्शन में, और उसके अलावा इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एग्जाम क्वेश्चंस की बात करें तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसमें बताएंगे कि उनके सोर्सेज क्या है। नेचुरली एनिमल और प्लांट से प्रिपेयर होते हैं, फॉसिल फ्यूल से भी हम उन्हें हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और इसके अलावा हम इन्हें लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में भी सिंथेसाइज करते हैं। फिर कहते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो फॉसिल्स जो हैं वो डेड रिमेनिंग ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनकी डिकम्पोजिशन से बनते हैं। उसके बाद कोल क्या है, आप इसके ओरिजिन के बारे में क्या जानते हैं, तो कोल की डेफिनेशन करेंगे। ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ द कोल जो हमने ऊपर स्लाइड्स में पढ़ा है वो आप इसमें लिख देंगे। 4 टाइप्स ऑफ कोल हैं, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो रीजन उसमें आप ये देंगे कोल की 4 टाइप हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइड, और ये एक दूसरे से डिफर करती हैं इन द मॉइस्चर, कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देंगे और सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे कि इसमें कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार और कोक बनता है। कोल टार क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोल टार हमारे पास ब्लैक कलर का लिक्विड है, 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिसमें मोस्टली एरोमेटिक हैं। इसके अलावा इसमें से हमें एक ब्लैक कलर की पिच मिलती है जिसे हम रोड्स और रूफ की सर्फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोक क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, तो कोक की फॉर्मेशन और उसका यूज हमने ऊपर स्लाइड में पढ़ा, आप वहां से लिख देंगे। इस टॉपिक से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ इज कोल फॉर्म, कोल कैसे बनता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्या हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछ सकता है राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो इसमें जो आपने थर्ड स्लाइड में टेबल पर है वो पूरा आंसर में आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, और इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको एक्सप्लेन करें। जब उसने एक्सप्लेन कह दिया तो फिर आपने उनकी कंपोजिशन और उनके यूजेस भी पूरे बताने हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें आप सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, पूरी डिटेल भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।